हेलो। आवाज मिल रही है? अरे आवाज मिल रही है आप लोग को? यस सर। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या समझे थे? सब्सक्रिप्शन के बारे में। सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं? तो सब्सक्रिप्शन हम उस अमाउंट को कहते हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के द्वारा एक रेगुलर इंटरवल पर रिसीव होता है। यह रेकरिंग नेचर का होता है और इसे हम रेवेन्यू रिसीप्ट कहते हैं। और रेवेन्यू रिसिप्ट होने के कारण इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखाते हैं। लेकिन जब कभी कोई स्पेशल सब्सक्रिप्शन दिया गया हो तो ऐसे में स्पेशल सब्सक्रिप्शन कैपिटल रिसिप्ट के नेचर में आएगा और कैपिटल रिसीट होने के कारण उसे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट जी? कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट, डोनेशन। डोनेशन के बारे में, तो डोनेशन कोई भी व्यक्ति दे सकता है डोनेशन के तौर पे। और डोनेशन दो तरह के होंगे, एक स्पेशल डोनेशन या स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफाइड डोनेशन, और एक जनरल डोनेशन। स्पेशल डोनेशन जो है वो हमेशा ही कैपिटल रिसीट होता है। उस अमाउंट को खर्च करने का फ्रीडम नहीं होता। उस स्पेसिफिक डोनेशन को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया है। तो ये जो अमाउंट स्पेसिफिक डोनेशन के रूप में मिले हैं इसे हम उस स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने में ही खर्च करेंगे। जब तक खर्च नहीं करते हैं तब तक ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइबिलिटीज है और इसी कारण से इसको कैपिटल रिसीट की कैटेगरी में रखा गया है और इसे बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में शो किया जाता है। दूसरा है जनरल डोनेशन। तो जनरल डोनेशन रेवेन्यू रिसीट का होता है जिस अमाउंट को खर्च करने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। यानी जब कोई अमाउंट डोनेशन के रूप में मिले और अगर पर्पस डिफाइन ना हो तो उसे हम जनरल डोनेशन के रूप में मानेंगे, जनरल डोनेशन की कैटेगरी में रखेंगे और जनरल डोनेशन होने के कारण इसे हम रेवेन्यू रिसीप्ट मानेंगे और इनकम साइड में दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। यहां तक आपका क्लियर किया गया था? यस और नो? यस सर। अब और भी कुछ रिसीट देखेंगे और उसके नेचर के बारे में जानेंगे कि वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। अब अगला पेज हम शेयर करते हैं।
अब आप देखिए अगला जो रिसीट हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लेजेसी। लेजेसीज हम कुछ अमाउंट को कहते हैं या उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो एक डिकेज्ड पार्टनर यानी एक डिकेज्ड पर्सन, मृत व्यक्ति के इच्छा से प्राप्त होता है। यानी कभी कभी किसी मरने वाले की इच्छा होती है कि जब मैं मरूं तो मेरा लैंड, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बैंक बैलेंस या हमारा सारा का सारा कैश एक एनजीओ को यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाए। तो जो उस डिकेज्ड पर्सन के विल से जो रिसीव होता है उसे हम लेजेसीज कहते हैं। और ये लेजेसीज नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, इसलिए इसे हम कैपिटल रिसीट मानते हैं और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में शो करते हैं। लेकिन लेजेसीज का अमाउंट यदि छोटा है तो ऐसे कंडीशन में हम उसे रेवेन्यू रिसीट मानेंगे और इनकम साइड में शो करेंगे। बट जनरल कंडीशन में लेजेसीज ऑलवेज बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। आइए जरा हम इन चीजों का डिफिनीशन समझें। तो डिफिनीशन में यहां लिखा हुआ है कि लेजेसीज इज एन अमाउंट given to a non-trading concern as per the will of death person, deceased person। समझ में आ रहा है? एक डेथ पर्सन के विल से, इच्छा से नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को यानी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो अमाउंट दिया जाता है उसे हम लेजेसीज कहते हैं। इट इज ए काइंड ऑफ डोनेशन। यह एक डोनेशन का ही रूप है। जनरली लेजेसीज इज ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर। जनरली लेजेसीज क्या है भाई? नॉन रिकरिंग नेचर का रिसिप्ट है। और नॉन रिकरिंग नेचर के रिसिप्ट को हम कौन सा रिसिप्ट कहते हैं? कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। इसलिए इट इज शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इसलिए इसे यानी लेजेसीज को कहां लिखा जाता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। लेकिन यहां लिखवाया जा रहा है कि इफ द अमाउंट इज ए स्मॉल इट शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर अमाउंट छोटा है, 1000, 2000, 500 रुपये तक का है, तो इसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट के रूप में ट्रीट करेंगे और इसे हम इनकम साइड में दिखाएंगे। एनी प्रॉब्लम? In both the case, a note should be given at the end of the solution। यानी जब आपके प्रश्न के अंदर लेजेसीज दिया रहे तो आप लेजेसीज को कैपिटल रिसिप्ट मान रहे हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट मान रहे हैं, इस बात का नोट हमें सॉल्यूशन के नीचे दिखाना होगा। और यदि हम लेजेसीज को कैपिटल रिसीप्ट मान रहे हैं तो हम लिखेंगे लेजेसीज शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट मान रहे हैं
तो नोट में दिखाएंगे लेजेसीज शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट। अगर हम रेवेन्यू रिसीट मानेंगे तो इनकम साइड में दिखाएंगे, और यदि हम कैपिटल रिसीट मानेंगे तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। एनी कंफ्यूजन? बोलिए। नो सर। अच्छे से समझ में आ गया लेजेसीज के बारे में? जी सर। यस सर। इसके बाद एंट्रेंस फी या एडमिशन फी। अब एंट्रेंस फी एडमिशन फी क्या होता है? तो जब किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई नया मेंबर बनता है और मेंबर बनने के लिए जो फीस वो पे करता है फर्स्ट टाइम, वो एंट्रेंस फी होता है, एडमिशन फी होता है, या इसी को हम मेंबरशिप फी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? बोलो, क्या कहते हैं? मेंबरशिप फी। समझ में आया? तो बताओ, एंट्रेंस फी, एडमिशन फी या मेंबरशिप फी के रूप में पैसे ऑर्गेनाइजेशन को हर साल मिलते हैं, हर बार मिलते हैं, या कभी कभी? बताइए ना। कभी कभी। कभी कभी। नहीं जी, कैसे कभी कभी? हर साल ऑर्गेनाइजेशन में 2-4 सदस्य नए बनेंगे, हाँ या ना? आप ऑर्गेनाइजेशन में एक साल 50 लोगों को मेंबर बना लिए, स्कूल में एक साल में 1000 स्टूडेंट का एडमिशन ले लिए, क्या उसके अगले साल आप एडमिशन नहीं लोगे? लेंगे। बोलो। लेंगे। तो लेंगे तो सर। ये रेकरिंग, लेंगे तो ये रेकरिंग नेचर का होगा या नॉन रेकरिंग नेचर का? रेकरिंग। और रेकरिंग नेचर का होगा होने के कारण इसे हम रेवेन्यू रिसीट मानेंगे या कैपिटल रिसीट? रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसीट मानेंगे। और रेवेन्यू रिसीट मानेंगे तो कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड अकाउंट के में। इनकम साइड में। वेरी गुड। चलिए जरा इसके बारे में समझते हैं। तो लिखा जा रहा है कि फीस पेड बाय द न्यू मेंबर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड एंट्रेंस फी और एडमिशन फी। समझ में बात आ रही है? जी सर। कह रहा है कि इफ नो इंस्ट्रक्शन, यदि कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, किस रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन? रेवेन्यू और कैपिटल के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन हमारे क्वेश्चन में नहीं है, तो हम इसे हमेशा ही क्या मानेंगे? रेवेन्यू रिसीट मानेंगे। कहता है कि इफ नो इंस्ट्रक्शन इज गिवन इट शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट। क्या मानेंगे? रेवेन्यू रिसीट मानेंगे। लेकिन इस एंट्रेंस फी और मेंबरशिप फी और एडमिशन फी को लेकर के अकाउंटेंट्स के बीच कंट्रोवर्सी है। कुछ अकाउंटेंट कहते हैं कि यह उस मेंबर से एक ही बार मिलता है। एडमिशन फी उस मेंबर से एक ही बार मिलता है। हाँ, हर साल हमें अलग अलग मेंबर से मिलता है, लेकिन उस मेंबर से क्या होता है? एक ही बार मिलता है। और एक ही बार मिलने के कारण इसे कैपिटल रिसीट मानना चाहिए। लेकिन वहीं तरफ दूसरे अकाउंटेंट का क्या मानना है कि भाई हर साल नए मेंबर ऐड होते हैं और हर साल हमें उस एडमिशन फी के नाम पर, एंट्रेंस फी के नाम पर
मेंबरशिप के फी के नाम पर पैसे मिलते हैं, इसलिए इसको क्या मानना चाहिए? रेवेन्यू मानना चाहिए। अब ये दोनों जो बताओ भाई, ये अकाउंटेंट और ये अकाउंटेंट, दोनों अकाउंटेंट कहां से कंट्रोल होते हैं? ICAI से, हाँ या ना? दोनों अकाउंटेंट कहां से गाइड होते हैं? ICAI से। अब ICAI कही कि अरे मेरे भाई, तुम दोनों मेरे ही अकाउंटेंट हो, क्यों लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो? तुमको मन है रेवेन्यू मानने का, लो मान लो। तुमको मन है कैपिटल मानने का, मान लो। लेकिन एक काम करो, सॉल्यूशन के एंड में नोट में दिखा दो कि तुमने इस एंट्रेंस फी और मेंबरशिप को क्या माना है, रेवेन्यू माना है या कैपिटल। बात समझ में आई? यस सर। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है नोट में कि इन बोथ द केस ए नोट शुड बी गिवन एट द एंड ऑफ सॉल्यूशन, राइट? समझ में आया? सॉल्यूशन के एंड में आपको नोट में दिखाना है। लेकिन जनरली इसको क्या मानेंगे? रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू यानी अकाउंटेंट तो बहुत सारे ICAI ने बनाए हैं, बहुत सारे CA बनाए हैं, लेकिन नंबर ऑफ CAs क्या मानते हैं? क्या मानते हैं कि ये एंट्रेंस फी और एडमिशन फी रेवेन्यू नेचर का है, ठीक है ना? और कुछ बंतुलेट जो CAs हैं, ये कहते हैं कि ना, हम तो अपना मनमाना करेंगे, हम तो इसको कैपिटल मानेंगे, क्योंकि हमारा लॉजिक ये है कैपिटल मानने के पीछे कि अगर मोहन एक बार मेंबर बना तो ये मोहन एक ही बार ना एडमिशन फी दिया कि बार बार देगा। इनका और हेलो, आवाज नहीं मिल रही थी ना? यस सर, अब आ रही है। चलिए, हाँ चलिए। तो एंट्रेंस फी को जनरली क्या मानिएगा? रेवेन्यू। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा कि नहीं, एंट्रेंस फी को आप कैपिटल रिसीट मानिए, तो आप क्या मान के बनाइएगा? कैपिटल रिसीट। हाँ, अगर एंट्रेंस फी दिया हुआ है 5,000 रुपया और कहता है कि आधा को यानी 50% को रेवेन्यू मानिए और 50% को कैपिटल मानिए, तो आप क्या कीजिएगा? 2,500 को रेवेन्यू रिसीट मानिएगा और 2,500 को बोलिए क्या मानिएगा? कैपिटल। अच्छा बच्चा, जब तुम 2,500 को रेवेन्यू रिसीट मानोगे तो कहाँ दिखाओगे? इनकम साइड में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। वेरी गुड। और जब तुम 2,500 को कैपिटल रिसीट मानोगे तो कहाँ दिखाओगे? लायबिलिटी साइड के बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। वेरी गुड, समझ में बात आई? यस सर। तो सच कंडीशन कैन बी अप्लाई विथ एंट्रेंस फी, लेजेसीज और डोनेशन। सच
यानी ये जो 50% वाली जो बात कर रहे हैं, 30%, 70%, 60%, 40% वाला, ये कंडीशन कैन बी अप्लाई विथ एंट्रेंस फी के साथ भी हो सकता है, डोनेशन के साथ भी हो सकता है, और लेजेसीज के साथ भी हो सकता है। समझ में आया? यस सर। बट अगर कुछ नहीं कहेगा तो लेजेसीज को हमेशा क्या मानोगे बच्चे? रेवेन्यू। कैपिटल। ले एक ही बार में बोलिए। कैपिटल सर। कैपिटल मानेंगे। इंट्रेंस फी के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो क्या मानिएगा? रेवेन्यू। रेवेन्यू। और अगर डोनेशन केवल दिया हुआ है और कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो क्या मानिएगा? रेवेन्यू। रेवेन्यू, क्योंकि केवल डोनेशन क्या होगा? जनरल डोनेशन होगा। केवल डोनेशन क्या होगा? जनरल डोनेशन होगा। और स्पेशल डोनेशन के बारे में दिया होगा। स्पेशल डोनेशन पहचानने का तरीका क्या है? तो लिखा होगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर बुक्स, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल वगैरह वगैरह। मैंने कुछ कंडीशन लगाया होगा फॉर करके, राइट? यस सर। अब आते हैं एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड क्या है? तो कहता है कि एंडोमेंट फंड इज ए फंड which provides permanent means of support for any person or institution। यानी क्या कहता है कि ये एंडोमेंट फंड क्या है बच्चे? एंडोमेंट फंड क्या है? वो फंड है जो परमानेंट बेसिस पर क्या होता है? प्रोवाइड होता है। किस बात के लिए? किसी पर्सन या किसी इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करने के लिए। तो परमानेंट बेसिस पे है ना जी। क्या है? परमानेंट बेसिस पे। तो ये कहता है कि इट इज रिसीप्ट ऑफ कैपिटल इन नेचर। और एंडोमेंट फंड किस नेचर का होता है बताइए? कैपिटल नेचर का होता है। और कैपिटल नेचर के होने के कारण कहाँ दिखाएंगे? तो इट इज रिकॉर्डेड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एनी प्रॉब्लम? बोलिए ना सर। फिर सर एंडोमेंट फंड क्या होता है, इसको फिर से बताइए तो सर। एंडोमेंट फंड जस्ट एक असिस्टेंस है। क्या है? असिस्टेंस अमाउंट है, यानी सहायता राशि है जो किसी इंस्टीट्यूशंस के एस्टैब्लिशमेंट के लिए, इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। ठीक है? और डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। तो पहले एंडोमेंट फंड क्या हो गया? एक तो कंडीशनल हो गया। कंडीशनल का मतलब इसको खर्च कहाँ करना है? डेवलपमेंट में। कहाँ खर्च करना है? इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट में। यानी ये पैसा इधर उधर खर्च नहीं होगा। जब खर्च होगा तो कहाँ होगा? डेवलपमेंट में खर्च होगा। और ऐसे में यह अमाउंट क्या होगा? कभी कभी मिलेगा। यानी 2-4 साल के आपके काम को देखने के बाद, 2-4 साल के आपके परफॉर्मेंस को देखने के बाद गवर्नमेंट आपको क्या करेगी? ये फंड देगी। ठीक है? ताकि आप अपने इंस्टीट्यूशन को और एस्टैब्लिश कर सकें। समझ में बात आई? yes, तो ये किस नेचर का होगा? कैपिटल नेचर का होगा। और कैपिटल नेचर के रिसीट कहाँ दिखाए जाते हैं? तो आपको मालूम है, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लेकिन समटाइम्स, कभी कभी, अमाउंट ऑफ दिस फंड इन्वेस्टेड इन द बैंक और द सिक्योरिटी, और जो पैसा ये फंड में मिलता है, कभी कभी यह पैसे क्या कर दिए जाते हैं? बैंक में इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। यानी या तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाए,
या बैंक का कोई बॉन्ड खरीद लिया जाए, समझ रहे हैं? तो बैंक और द सिक्योरिटी। तो जब हम इन पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट कर देंगे कुछ समय के लिए और उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा, सो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सच इन्वेस्टमेंट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट। बात समझ में आई या नहीं आई? चलो जी, अब समझो। गवर्नमेंट ने मुझे 5 लाख रुपए दिए, गवर्नमेंट ने मुझे इंडोमेंट फंड के नाम पर कितने पैसे दिए? 5 लाख रुपए दिए। अभी इंस्टीट्यूशंस का प्रोग्राम है कि ये पैसे थोड़े और ज़्यादा हो जाएं, यानी 5 लाख से कुछ नहीं होना है, ये लगभग 25 लाख के आसपास हो जाए, तो हम इन पैसे से क्या करेंगे? डेवलपमेंट करेंगे, राइट? तब तक के लिए इस पैसे को हम अगर बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, किस रूप में? फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। और हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिए और 10% का हमने इन्वेस्टमेंट, यानी 10% फिक्स डिपॉजिट, तो 5 लाख पर हमको हर साल कितना पैसा मिलेगा? 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। यानी 5 लाख पर हमको हर साल इंटरेस्ट के रूप में कितना मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बोलो, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना पैसा मिलेगा? 50,000 मिलेगा जी। अरे बोलिए। यस सर। तो ये जो इंडोमेंट फंड के रूप में 5 लाख मिला, ये मेरा इनकम नहीं है, ये तो कैपिटल रिसीट है और इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। लेकिन अगर ये पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया और उस डिपॉजिट पे मिलने वाला इंटरेस्ट, ये क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा रेवेन्यू नेचर का। यानी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये सब कहां दिखाया जाएगा? इनकम साइड में। कहां दिखाया जाएगा? इनकम साइड में। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। आइए अब आगे देखते हैं। अब आइए, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। अब अगर इंस्टीट्यूशन के पास अगर कोई पुराना एसेट्स है और उस पुराने एसेट्स को सेल कर दिया जाता है, तो जो सेल प्राइस हमको रिसीव होगा, ठीक है ना, जो सेल प्राइस क्या होगा? रिसीव होगा, इसे हम इनकम नहीं कहेंगे, इसे हम इनकम नहीं कहेंगे। लेकिन उसके सेल से यदि कोई गेन हुआ है, यदि कोई लॉस हुआ है, तो इस गेन और लॉस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। गेन को किस साइड में दिखाएंगे? इनकम साइड में। और लॉस को किस साइड में दिखाएंगे? एक्सपेंडिचर साइड में। समझ में बात आ रही है? जैसे एग्जाम्पल से समझिए, मान लिया जाए कि एक पुराना एसेट्स 4 लाख रुपए का था, जिसे हम 4.5 लाख रुपए में बेच दिए। 4 लाख का चीज कितने में बेच दिए जी? 4,50,000 में सेल कर दिए। ये जो 4,50,000 रुपया जो हमें मिल रहा है सेल हो करके, वो मेरा इनकम नहीं है, वो मेरा इनकम नहीं है। तो बताओ भाई, 4 लाख का चीज 4,50,000 में बेचे तो गेन कितने का हुआ? 50,000। 50,000 का। तो यही 50,000 गेन माना जाएगा और इसे हम कहाँ दिखाएंगे? इनकम साइड ऑफ इनकम। अगर मान लिया जाए कि 4 लाख के चीज को 3.5 लाख में बेच दिए होते, तो यहाँ 50,000 का क्या हो जाता? लॉस। और लॉस को किधर दिखाते? एक्सपेंडिचर साइड। यानी किसी भी फिक्स्ड एसेट्स का सेलिंग प्राइस हमारा इनकम नहीं होता है। किसी भी फिक्स्ड एसेट्स का
सेलिंग प्राइस जो होता है वो इनकम नहीं होता है, उसके जो डिफरेंस होते हैं कॉस्ट और सेल प्राइस का, यानी प्रॉफिट या लॉस, वो हमारा इनकम या एक्सपेंस होता है। बात समझ में आई? बोलिए। यस सर। अब इसी थ्योरी को यहां पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड एसेट्स, यानी जो सेल प्रोसीड्स होता है, यानी सेल जो का प्राइस जो रिसीव होता है ओल्ड एसेट से, आर नॉट शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है ना? जो सेल प्रोसीड्स होता है, सेल चाहे आप 3,50,000 में किए हों या 4,50,000 में किए हों, ये पैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं शो करते हैं, नहीं दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझ में आया? यस सर। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो ये पहले से ही जानते हैं, एसपी ऑफ एसेट्स, एसपी ऑफ एसेट्स माइनस बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। समझ में बात आई? लॉस कैसे निकलेगा भाई? तो उल्टा फॉर्मूला हो जाएगा, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, और ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत आसान सा चीज है कि 10 रुपए का चीज 8 रुपए में बेचे, बताओ लॉस की प्रॉफिट? लॉस। 10 रुपए के चीज को 15 रुपए में बेचे, प्रॉफिट। प्रॉफिट। ये तो कोई भी निकाल लेगा, लेकिन फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस कॉस्ट और लॉस बराबर कॉस्ट माइनस एसपी। यस और नो? बोलिए ना। यस सर। तो प्रॉफिट दिखा देना है कहाँ? प्रॉफिट दिखा देना है इनकम में, लॉस दिखा देना है एक्सपेंडिचर में। यस और नो? यस सर। लेकिन आगे कहता है कि इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे? इन द बैलेंस शीट द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रिलेटेड एसेट्स, यानी इस एसेट्स का जो बुक वैल्यू होगा उसे हम रिलेटेड एसेट से क्या करेंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में माइनस करेंगे। समझ में बात आई? अभी अभी बताया आपको कि 4 लाख के एसेट्स को 4,50,000 में बेच दिया गया, तो बच्चे 50,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट। 50,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कहाँ दिखाएंगे? इनकम साइड में। कहाँ दिखाएंगे? इनकम साइड में, राइट? और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस बैलेंस शीट में रिलेटेड एसेट्स, रिलेटेड एसेट्स का मतलब फर्नीचर होगा तो फर्नीचर से, बिल्डिंग होगा तो बिल्डिंग से, मशीनरी होगा तो मशीनरी से क्या माइनस करेंगे? बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कितना है? 40,000। 4,40,000 ना। यस सर, 4 लाख। चलिए आगे बढ़िए। अब कहता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स, जर्नल एटसेट्रा। अगर हम इन सभी किसी चीज को बेचते हैं तो इनसे जो पैसे रिसीव होते हैं ये सब के सब हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं। और रेवेन्यू रिसिप्ट होने के कारण हम इन्हें कहाँ दिखाते हैं? बताइए कहाँ दिखाते हैं? इनकम में दिखाते हैं। ओके बच्चों, तो देखो लिखा हुआ है रिसीप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन, periodicals, journals, etc. are treated as revenue receipt. These are recorded in income side of income and expenditure account. Any problem?
बोलो जी। नो सर। नो सर। अब आता है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम को समझने से पहले आप जरा सैलरीज को समझो। सैलरीज को समझो तो सैलरीज और ऑनरेरियम दोनों एक ही चीज है, लेकिन बट नाम अलग अलग है क्योंकि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सैलरीज हम रेगुलर एम्प्लॉय को देते हैं। रेगुलर एम्प्लॉय को उसके काम के लिए जो पेमेंट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सैलरीज कहते हैं। लेकिन अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी स्पेशल पर्पस से किसी पर्सन को बुलाए हुए हैं और उससे काम लेते हैं और उस व्यक्ति को उसके काम के बदले अगर हम पेमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ऑनरेरियम। यानी रेगुलर एम्प्लॉय को जो देंगे वो क्या कहलाएगा? सैलरी। और विजिटर्स को देंगे वो क्या कहलाएगा? ऑनरेरियम। ऑनरेरियम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉलेज का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है बाबू, कॉलेज का एग्जाम्पल लेते हैं। कॉलेज में पहले से 5 प्रोफेसर हैं। इस 5 प्रोफेसर को जो उनके काम के लिए मंथली दिया जाता है वो क्या है? सैलरीज। बोलो, रिप्लाई। यस सर। कॉलेज के परमानेंट प्रोफेसर जो हैं वो 5 हैं और इन 5 को मंथली उनके काम के लिए जो पेमेंट दिया जाता है वो क्या कहलाता है? सैलरीज। लेकिन इस 5 प्रोफेसर में से एक प्रोफेसर को क्या हो गया? हार्ट अटैक आ गया और वो 4 महीने के लिए एडमिट हो गया। 4 महीने के लिए क्या हो गया जी? एडमिट हो गया। मान लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए कि वो 4 महीने के लिए एडमिट हो गया। इनके जगह पर एक दूसरे प्रोफेसर को बाहर से बुलाया गया जो इनके काम को करेगा और इनको इसके बदले रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, यानी पेमेंट किया जाएगा। तो सच रेम्यूनरेशन इज नोन एज ऑनरेरियम। एनी प्रॉब्लम? और एग्जांपल से समझो। हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में ऑलरेडी सारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं, लेकिन एक पेशेंट जो है वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है और उसका ऑपरेशन होना है, लेकिन उसके ऑपरेशन को करने के लिए स्पेशली मुझे लंदन से एक डॉक्टर बुलाना होगा। ये हॉस्पिटल वाले उस व्यक्ति के ऑपरेशन के लिए एक स्पेशल डॉक्टर लंदन से बुलाएंगे और वो लंदन से डॉक्टर साहब आएंगे, इस पेशेंट का ऑपरेशन करेंगे, अपना पैसा लेंगे और वापस लंदन चले जाएंगे। तो इस डॉक्टर को उस काम के बदले जो पेमेंट मिलेगा क्या कहलाएगा? ऑनरेरियम। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? नो सर। इसी तरह से आप देख लीजिएगा कि हर इंस्टीट्यूशंस में जो टेम्पररी एम्प्लॉई है जिसे बुलाया गया है किसी विशेष पर्पस के लिए और विशेष पर्पस कंप्लीट होने के बाद वो चला जाएगा, ऐसे में उसको जो पेमेंट दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा? ऑनरेरियम। ठीक है। और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा और इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। तो लिखा हुआ है
कि इट इज द अमाउंट पेड टू दोज पर्सन हु आर नॉट एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि यह वह अमाउंट है जो किसी व्यक्ति को दिया जाता है जो एम्प्लॉय नहीं है, किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इट इज शोन, इट इज रिकॉर्डेड इन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एनी प्रॉब्लम? बोलिए। बोल नहीं रहे हैं, क्या हुआ? आवाज नहीं मिल रही है मेरी? नो सर, नो आ रही है प्रॉब्लम। सर। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नो सर। अब आइए गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट क्या है? तो गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल एटसेट्रा गेट गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर देयर एक्टिविटीज। यानी गवर्नमेंट स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, हॉस्पिटल है, इसे गवर्नमेंट के तरफ से गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है उनके कार्यों को करने के लिए। क्या लिखा है? रेकरिंग ग्रांट्स, जो रेकरिंग ग्रांट्स हैं, आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट, बट ए स्पेशल ग्रांट सच एज बिल्डिंग ग्रांट्स, लाइब्रेरी ग्रांट्स एटसेट्रा ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। समझ गए? ग्रांट भी क्या हो सकता है? ग्रांट भी जनरल हो सकता है और स्पेसिफिक हो सकता है। गवर्नमेंट ग्रांट जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है। जनरल होगा तो कौन से नेचर का होगा? रेवेन्यू नेचर का। और स्पेसिफिक होगा तो कौन से नेचर का होगा? कैपिटल नेचर का। समझ गए? कैपिटल नेचर होने के कारण कहां दिखाएंगे? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। समझ में बात आई? और रेवेन्यू नेचर का होगा तो कहां दिखाएंगे? बोलो ना। इनकम साइड। समझ में बात आ रही है आप सबको कि कोई दिक्कत है? बताइए, कोई परेशानी है? साक्षी प्रकाश, अंजलि जायसवाल, रंजन कुमार, जानवी, सत्यम जायसवाल, आप लोग बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक जो भी हमने पढ़ाया? क्या क्या पढ़ाया आपको? लेजिसीज के बारे में बताया, फिर मैंने बताया एंट्रेंस फी और एडमिशन फी को लेकर के, फिर बताया सेल ऑफ एसेट्स के बारे में, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन, पेरियोडिकल्स, जर्नल्स, फिर बात आई किसकी? ऑनरेरियम की, गवर्नमेंट ग्रांट की। यहां तक आपको कोई इशू है? कोई ऐसा चीज जो आपको समझ में नहीं आया? नो सर। आइए फटाफट रिवीजन कर लें। बताइए जी हमें लेजेसीज, रेवेन्यू रिसीट की कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट। एंट्रेंस फी, एडमिशन फी, रेवेन्यू रिसीट की कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट है, सही है। एंडोमेंट फंड, कैपिटल रिसीट। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का सेल प्राइस इनकम है या एक्सपेंस? कुछ सर। सेल प्राइस कुछ नहीं है, सेल प्राइस कुछ नहीं है, उसका प्रॉफिट इनकम है और लॉस एक्सपेंस है। क्या करेंगे? लॉस या एक्सपेंस इनकम साइड में, इनकम में और एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाएगा, जबकि उस एसेट्स का कॉस्ट यानी बुक वैल्यू रिलेटेड एसेट से बैलेंस शीट में घटाया जाएगा। यस और नो? यस सर।
तो सारी टॉपिक आपको समझ में आई? यस सर। चलिए, तो आप इसका रिवीजन करेंगे। हम आपको ये पेज भेज चुके हैं। हाँ, जो लोग नए हैं वो लोग को इस तरह का एक नोट्स उनको दिया जाएगा। पूरे इसमें अकाउंटिंग के पूरे नोट्स होंगे। बाकी लोगों को मिल चुका है, बाकी कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं मिला होगा, सब लोगों को मिल गया है, हाँ ना? चलिए, अब आइए, अब आपके बुक पर लेकर के चलते हैं। जितना अभी तक हम पढ़ाए हैं उस सब का रिवीजन होना चाहिए। और साथ में अब जरा एक काम करेंगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट दिया हुआ है, जरा देखिए कहां पर दिया हुआ है, कहां पर दिया हुआ है। पेज नंबर 1.8 पर। पर 1 बोलिए ना। यस सर। उस पेज नंबर 1.8 पर क्या दिया हुआ है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर होता है और क्रेडिट साइड में इनकम होता है। बच्चे, हमने इससे पिछले क्लास में ये बताया था कि इनकम जो भी लिखते हैं, इनकम साइड के अंदर जो भी आइटम लिखते हैं वो किस नेचर का होना चाहिए? रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। और अमाउंट कौन सा होना चाहिए? ओनली रिलेटेड टू करेंट ईयर, ओनली रिलेटेड टू करेंट ईयर। करेंट ईयर। अब कोई भी रिसीट, कोई भी रेवेन्यू रिसीट अगर दिया हुआ है और उसके साथ साथ आपके प्रश्न के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस, करेंट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस, तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट वाले कॉलम में लिखा जाएगा। यस और नो? तो आपको एक बार बताए थे कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या किया जाएगा? तो माइनस किया जाएगा। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस किया जाएगा। प्रीवियस ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस ऐड किया जाएगा और करेंट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस लेस किया जाएगा। ये किसके लिए हुआ? इनकम के लिए। अगर किसी एक्सपेंस में अगर करना है तो एक्सपेंस का जो अमाउंट है उस अमाउंट में प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या करेंगे? लेस करेंगे। करेंट ईयर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। फिर क्या करेंगे जी? प्रीवियस ईयर के प्रीपेड को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और करेंट ईयर के प्रीपेड को क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट करके हम किसी भी एक्सपेंस और किसी भी इनकम का करेंट ईयर का अमाउंट निकाल लेंगे। यस और नो? यस सर। अब आप देख पा रहे होंगे जैसे रिपीट कीजिए इनकम सर। साइड आए, रिपीट कीजिए सर ये करंट ईयर वाला। अच्छा, कुछ नहीं बच्चे, चार चीज अपने कॉपी में कहीं पर भी लिख लो। क्या लिख लो? लिख लो आउटस्टैंडिंग, एक मिनट, लिख लो कहीं पे आउटस्टैंडिंग कौन से ईयर का? प्रीवियस ईयर का। कौन से ईयर का? प्रीवियस ईयर का। लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग कौन से ईयर का? करेंट ईयर का। प्लस करेंगे। रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस हो या पेड इन एडवांस हो, कोई भी एडवांस अगर प्रीवियस ईयर का है तो इसे ऐड करेंगे। और रिसीव्ड इन एडवांस करेंट ईयर का है तो इसे लेस करेंगे।
लिख लिए? यस सर। अब लिख लिए तो अब आप जरा देखो कहां पे, अपने फॉर्मेट में पेज नंबर 1.8 पे जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपको देखो बाई सब्सक्रिप्शन लिखा है, बाई सब्सक्रिप्शन लिखा है। यस सर। तो पहले सब्सक्रिप्शन का अमाउंट अंदर में लिखेंगे और उसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे, क्या क्या ऐड करेंगे। तो आप देखो इसको बोल रहे हैं ऐड करने के लिए और इसको बोल और रहे हैं मीडिया ऐड को करने के लिए, दो चीजें बोल रिसीविंग रहे हैं एडवांस ऐड करने के लिए। तो देखो लिखा हुआ यस है सर। आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब जिस ईयर का हम बना रहे हैं उस ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग, यानी इसको बोला जाएगा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। और रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग ऑफ द ईयर, beginning of the year always be related to previous year, beginning of the year is always be related to previous Previous year। year. हाँ, तो इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो देखो जी दो चीजें प्लस कर रहा है और दो चीजों को माइनस कर रहा है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और एडवांस एट द एंड। बोलो। Yes, sir. यस सर। और पैसा बाहर कर रहा है। तो ये जो एड लेस का हम जो खेल खेल रहे हैं, ये केवल सब्सक्रिप्शन के साथ ही नहीं, किसी भी इनकम के साथ हो सकता है। आई बात समझ में? यस सर। तो इनकम साइड में क्या क्या लिखा जाता है, सब्सक्रिप्शन लिखा जाता है, एंट्रेंस और एडमिशन फी लिखा जाता है, जनरल डोनेशन लिखा जाता है, लेजिसी जो डोनेशन वो भी जनरल, अभी बताया है ना, लेजिसी डोनेशन वो भी जनरल, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रेंट, गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सन्ड्री रिसीट, ये सब किस साइड में लिखते हैं बताइए जल्दी? इनकम साइड में। एक्सपेंडिचर साइड, इनकम साइड में, सॉरी सर। इनकम साइड में। एक्सपेंडिचर साइड में क्या लिखते हैं, तो जो भी रेकरिंग नेचर के एक्सपेंस होते हैं जैसे सैलरीज, तो सैलरीज में भी हमको क्या करना पड़ेगा, यही काम करना पड़ेगा। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को जोड़ेंगे, प्रीवियस ईयर के एडवांस को जोड़ेंगे, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को माइनस करेंगे और करंट ईयर के एडवांस को घटाएंगे। ये दो ही चीज किए हुए हैं। आप क्या कीजिएगा जी, ये चारों चीज मिलेगा प्रश्न के अंदर, तो चारों चीज कीजिएगा, ठीक है। रेंट है, इंश्योरेंस से लेस किया है प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग होगा तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बोलो ना। हम नो ये सर, ऐड आपको कर बता, देंगे। हम आपको ये बता दे रहे हैं कि ये चारों जो हम यहां पर आपके स्क्रीन पे जो घेरा लगा रहे हैं, ये चारों किसी भी इनकम के साथ और किसी भी एक्सपेंस के साथ हो सकता है। जब होगा तो आप ऐसे ही कीजिएगा, प्रीवियस ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग है तो माइनस कीजिएगा, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो प्लस कीजिएगा, प्रीवियस ईयर का एडवांस है तो प्लस कीजिएगा, करंट ईयर का एडवांस है तो माइनस करके जो वैल्यू आएगा वो अमाउंट वाले कॉलम में भेजिएगा। ओके, बोलिए ना। ओके और सर। कौन कौन से आइटम हैं जो रेकरिंग नेचर के एक्सपेंस होते हैं और एक्सपेंडिचर साइड में दिखाए जाते हैं, जैसे ऑडिट फी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑनरेरियम, टेलीफोन एक्सपेंस, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड। इतना आइटम सब हम लिखते हैं और लिखने के बाद क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट का चेंज निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। क्रेडिट ज्यादा होता है, डेबिट कम होता है, तो उधर का जो डिफरेंस आता है डेबिट में उसे हम सरप्लस कहते हैं। सरप्लस भी लिख सकते हैं और चाहें तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं। जस्ट इसका अपोजिट वाइस वर्सा, अगर डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो डिफरेंस किधर आएगा, क्रेडिट में आएगा, और क्रेडिट में जो डिफरेंस यानी बैलेंस अमाउंट आएगा
उस बैलेंस अमाउंट को बच्चे हम डेफिसिट कहेंगे। डेफिसिट भी लिख सकते हैं या फिर हम उसको एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम भी लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? बोलिए जनाब, कोई इशू, नो सर। कोई नो दिक्कत? सर। तो बच्चे आज जब हम आपको समझा दिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट, तो क्या आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं सर। बना सकते हैं ना। चलिए, तो हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, है कि नहीं? आइए कुछ होमवर्क देते हैं जिसमें हम आपको बनाने के लिए दें कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, और बहुत सारी चीजें अभी सीखनी है। अभी हम शॉर्ट शॉर्ट सीख रहे हैं, बाद में लॉन्ग सीखेंगे। शॉर्ट शॉर्ट का मतलब क्या सीख रहे हैं? जैसे हम सीख रहे हैं क्या बनाना। पहले फेज में सीखे केवल रिसीट एंड पेमेंट बनाना। दूसरे फेज में हम क्या सीख रहे हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। तीसरे फेज में हम सीखेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। जब तीनों बनेगा तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा क्वेश्चन? लॉन्ग क्वेश्चन। आई बात समझ में? तो लॉन्ग क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखेंगे तब जा करके हमारा काम होगा। आओ बच्चे, तुम लोग होमवर्क में ले लो। होमवर्क में ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं देंगे, एक ही क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है देने लायक, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। और जो बच्चे अभी इलुस्ट्रेशन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 एंड इलुस्ट्रेशन नंबर, बोलो बालक। इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलुस्ट्रेशन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 40। 40। कल का क्लास कोई मिस नहीं करेगा। मिस करेगा तो बहुत बड़ा चीज मिस कर जाएगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन वो मिस कर जाएगा, क्योंकि कल के क्लासेस में जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उस टॉपिक के बाद आपके बुक के अंदर लगभग 18 से 19 क्वेश्चन हैं जो आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। देखो बच्चे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं इस बुक के अंदर, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी ज्यादा ज्यादा ही मिलेंगे। थोड़ा थोड़ा करने से नहीं होगा। अगर थोड़ा थोड़ा बनाइएगा तो दिसंबर में सिलेबस समाप्त नहीं होगा। जितना होमवर्क हम देंगे उतने होमवर्क आप टारगेट लेकर के चलिए, किसी भी तरीके से बनाइए, पूरी मेहनत कीजिए, और बनाने के बाद तब जा करके हम सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे दिसंबर में। दिसंबर में कंप्लीट होगा तब जाकर के जनवरी फरवरी आप रिवीजन कीजिएगा और आपके एग्जाम मार्च में होंगे। ओके, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।